नमस्कार। आज हम सब मिलकर देवनागरी लिपि के विकास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जानने वाले हैं। क्या कभी ये ख्याल आया है कि हम जो क, ख, ग लिखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसे ही दिखते थे? या फिर उनका भी कोई अपना इतिहास है, कोई लंबा सफर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे लिखे हर एक अक्षर, हर एक मात्रा के पीछे ना हजारों साल की एक पूरी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए, इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले ये समझना सबसे जरूरी है कि आखिर ये लिपि होती क्या है और हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, लिपि या स्क्रिप्ट सीधी सी भाषा में कहें तो हमारी बोली को, आवाज को कुछ ऐसे चिन्हों या सिंबल्स में बदलने का तरीका है जिन्हें हम देख सकें। मतलब ये हमारी आवाज को एक तरह का शरीर दे देती है, एक शक्ल दे देती है। जरा सोचिए उस जमाने के बारे में, जब लिखना पढ़ना था ही नहीं। तब सारा ज्ञान, सारी कहानियां बस याददाश्त के भरोसे थीं। एक पीढ़ी याद करती थी तो दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थी। लिखने की कला ने तो जैसे ज्ञान को समय और जगह की सीमाओं से आजाद ही कर दिया। तो सवाल ये है कि भारत में लिखने का ये सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ। इसका जवाब हमें एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन लिपि में मिलता है, जिसका नाम है ब्राह्मी। वैसे एक मिनट, इससे भी पुरानी एक लिपि है, सिंधु घाटी की मोहरों पर मिली लिपि। पर वो आज भी हमारे लिए एक पहेली है, एक रहस्य है जिसे कोई पढ़ नहीं पाया है। इसीलिए भारत की ज्यादातर लिपियों की जो कहानी है, जिसे हम पढ़ और समझ सकते हैं, वो ब्राह्मी से ही शुरू होती है। और इसके सबसे पुराने सबूत हमें मिलते हैं सम्राट अशोक के शिलालेखों में। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ब्राह्मी सिर्फ कोई एक अकेली लिपि नहीं थी, ये तो एक मातृ लिपि थी। मतलब एक माँ की तरह, जिससे कई लिपियों का जन्म हुआ। आज हम भारत और साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी लिपियां देखते हैं, चाहे वो देवनागरी हो, बांग्ला हो, गुरमुखी हो या तमिल हो, ये सबकी सब ब्राह्मी से ही निकली हैं। तो चलिए, अब इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि कैसे ब्राह्मी के अक्षर धीरे धीरे बदलकर आज की हमारी देवनागरी बन गए। ये जो बदलाव था, ये कई स्टेज में हुआ। अशोक के जमाने की जो ब्राह्मी थी, उसके अक्षर एकदम सीधे साधे और कोणीय थे, एंगुलर। फिर आया गुप्तकाल, तब तक अक्षर थोड़े और घुमावदार और सुंदर हो गए। इसके बाद आई नागरी लिपि, और यहीं से वो खास चीज शुरू हुई जिसे हम सब पहचानते हैं, अक्षरों के ऊपर की सीधी लाइन, यानी शिरोरेखा। और बस यहीं से धीरे धीरे ये आज की मॉडर्न देवनागरी में बदल गए। इस पूरे बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है किसी एक अक्षर की कहानी देखना। जरा क को देखिए। अशोक के समय में ये बस एक प्लस के निशान जैसा था, फिर धीरे धीरे इसमें घुमाव आने लगे और सदियों के बाद इसने वो शक्ल ली जिसे हम आज क के रूप में पहचानते हैं। है ना कमाल की बात? और ऐसा नहीं है कि ये बदलाव सिर्फ क, ख, ग जैसे व्यंजनों में हो रहा था। स्वरों ने भी अपना रूप बदला। यहाँ देखिए कैसे अ और ई भी वक्त के साथ बदलते चले गए। मतलब पूरी की पूरी लिपि एक साथ इवॉल्व हो रही थी। अच्छा, एक और हैरान करने वाली बात बताऊं? हम आज जो नंबर इस्तेमाल करते हैं, 1, 2, 3, जिन्हें हम इंटरनेशनल न्यूमरल्स कहते हैं, पता है उनकी जड़ें कहाँ हैं? वो भी ब्राह्मी लिपि में ही है। ये देखिए कैसे ब्राह्मी के वो शुरुआती निशान धीरे धीरे बदलकर हमारे आज के नंबर्स बन गए। ये तो सच में गजब है। तो ठीक है, लिपि तो विकसित हो गई, पर इसका नाम देवनागरी ही क्यों पड़ा? चलिए अब इस नाम के पीछे की कहानियों को भी जानते हैं। देखिए, इसके नाम को लेकर ना कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये नगरों यानी शहरों में बहुत इस्तेमाल होती थी, इसलिए नागरी कहलाई। एक और सोच है जो इसे देव भाषा संस्कृत से जोड़ती है, मतलब देवताओं के नगर की लिपि। कुछ लोग तो इसका कनेक्शन सीधे सीधे काशी यानी देवनगर से भी जोड़ते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये साफ है कि इसका नाम इसके शहरी और धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में देवनागरी सिर्फ किसी एक भाषा की लिपि नहीं है। ये तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी जैसी कितनी ही बड़ी बड़ी भाषाओं का घर है। एक तरह से देखें तो ये भारत की सांस्कृतिक एकता का एक बहुत ही खूबसूरत सिंबल है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि मॉडर्न जमाने में देवनागरी की क्या स्थिति है और इसके सामने कौन कौन से नए चैलेंज आए।
देखिए, हजारों साल पहले चैलेंज क्या था? पत्थर पर अक्षर खोदना या ताड़ के पत्तों पर एक जैसा लिखना। लेकिन आज के चैलेंज बिल्कुल अलग हैं, एकदम टेक्निकल। अब चुनौती है प्रिंटिंग प्रेस के लिए, कंप्यूटर्स के लिए अक्षरों को स्टैंडर्डाइज करना, उनके डिजिटल फॉन्ट्स बनाना और कीबोर्ड पर टाइपिंग को आसान बनाना। और इन्हीं नई जरूरतों को पूरा करने के लिए 20वीं सदी में कई कमेटियां बनाई गईं। ये बहुत जरूरी था। इसी के बाद देवनागरी के अक्षरों को एक स्टैंडर्ड रूप मिला, ताकि प्रिंटिंग से लेकर पढ़ाई तक हर जगह एक रूपता आ सके। और आखिर में ये एक लाइन है जो शायद पूरी बात का सार बता देती है। लिपि भाषा का शरीर है। सोचिए, अगर भाषा एक आत्मा है, तो लिपि वो शरीर है जो उसे दुनिया के सामने एक पहचान देती है, एक वजूद देती है।